हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम में हमने एप्सिलॉन नॉट दिखाया था, एप्सिलॉन एम दिखाया था, माध्यम की विद्युतशीलता दिखाई थी हमने। वहाँ पे हमने इसका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे एक तो आपके इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, एक इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो हम वहाँ पे नहीं कर पाते क्योंकि कूलाम के नियम के अंदर ही ज़्यादा न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिए हुए हैं, 7-8 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो वीडियो बड़ा बन जाता है और यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो, उसका फील ले सकते हो, यानी विद्युतशीलता के बारे में आप महसूस कर सकते हो कि विद्युतशीलता होती क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। देखो, हमने कूलाम का जो नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य बल जो लगता है उसके लिए दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है और इनके केंद्रों के मध्य की दूरी हम कितनी कह रहे हैं, जैसे हमने कह दिया कि स्मॉल r है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा वो हम किससे बताएंगे। F बराबर हम क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे। K यहाँ पे क्या होता है, समानुपाती कांस्टेंट होता है जो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, माध्यम पर। यानी इन दोनों आवेशों के बीच में हमने माध्यम कैसा ले रखा है, एक मात्रक पद्धति पर डिपेंड करेगा या मात्रक प्रणाली पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब के का जो मान होता है हमने लिखा था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और अगर हम इन्हीं दो आवेशों के मध्य हम कोई माध्यम रख दें, इन्हीं दो आवेशों के मध्य अगर हम कोई माध्यम रख दें तो इसको हम किससे दिखाएंगे, केवल एप्सिलॉन से दिखाएंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, माध्यम की, इसे हम माध्यम की क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन जो होता है यहाँ पे क्या कहलाता है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, अब विद्युतशीलता का अर्थ क्या होता है, देखो जैसे हम ये कहते हैं कि माध्यम की जो ऐसे हम क्या करें, परमिटिविटी कह रहे हैं, इससे आप समझ जाओगे। देखो विद्युतशीलता, माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो, यानी अगर ये बता दें हम कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो एक माध्यम का ही एक गुण है। माध्यम का समझने की कोशिश करना आप। देखो, विद्युतशीलता जो है वो माध्यम का एक गुण है, माध्यम का एक गुण है जो अपने क्षेत्र को अलाउ करता है, अपने क्षेत्र को अनुमति देता है कि जो आवेशों के चारों ओर जो फील्ड है, जिन आवेशों का जो फील्ड है उसको क्या कर दे, वो कमजोर बना दे। ठीक है, आवेशों का फील्ड अगर कमजोर हो जाएगा तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युतशीलता क्या करती है, अपने क्षेत्र को, खुद के क्षेत्र को परमिट करती है, खुद के क्षेत्र को अनुमति प्रदान करती है, खुद के क्षेत्र को अलाउ करती है कि आवेशों के चारों ओर का जो फील्ड है उनको, उस फील्ड को क्या कर दे, कमजोर कर दे। फील्ड को अगर कमजोर कर दिया जाएगा तो उस परिवेश, यानी आवेशों के चारों ओर का जो परिवेश होगा, जो फील्ड होगा, उसके मध्य अंतःक्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अंतःक्रिया कम होगी, अंतःक्रिया अगर कम हो जाएगी तो बीच में आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युतशीलता ये होता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे K का मान रख दें, अगर हम यहाँ पे K का मान रख दें तो F बराबर हम क्या लिखेंगे, K का अगर मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा जाएगा और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन और F अगर हम देखें दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में, एप्सिलॉन का मान कम F ज्यादा, एप्सिलॉन कम F ज्यादा, एप्सिलॉन अगर ज्यादा तो F कम। ठीक है, एप्सिलॉन अगर ज्यादा तो F कम। अब निर्वात के लिए विद्युतशीलता जो होती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। निर्वात के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर हम कितना लिखते हैं, 8.85 × 10⁻12 और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है, यानी निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो सबसे कम होती है, इसलिए बल क्या लगेगा, निर्वात में अगर हम दो आवेशों को रख रहे हैं, निर्वात में अगर हम दो आवेशों को रख रहे हैं तो बल क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हम देखें, जैसे ये निर्वात के लिए हमने लिखा, अगर हम लिखें किसके लिए, जैसे हम एप्सिलॉन का मान लिख रहे हैं किसके लिए, पानी के लिए लिख रहे हैं, वाटर से दिखाते हैं हम इसको, एप्सिलॉन W लिखते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन W हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो ये जो प्रतीक है इसको हम क्या कहते हैं,
एप्सिलॉन कहते हैं, ये आप याद रखोगे आगे से। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डब्ल्यू जो होगा वो कितना लिखा जाता है, ये कितना मान आता है 7.13 इंटू 10⁻10। मात्र क्या रहेगा, ये रहेगा सेम कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर रहता है। तो ये वाला मान इसके तुलना में क्या है, बड़ा है। 10⁻10 बड़ी है, 10⁻12 छोटी है, तो 10⁻10 क्या है, बड़ी है। तो ये वाला मान क्या है, बड़ा है। बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है सबसे क्या होती है, छोटी होती है। और सभी जितने भी माध्यम हैं उनकी विद्युतशीलता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी जैसे हम ये बता सकते हैं कि निर्वात में ऐसा कुछ है नहीं, यानी निर्वात में कोई पदार्थ ही नहीं है जो इनके परिवेश का इनका जो परिवेश है या इनका जो फील्ड है उसको कम करे, कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे हम माध्यम रखेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि पदार्थ, जैसे जैसे हम सघन माध्यम रख रहे हैं तो पदार्थ क्या करेगा, वो पदार्थ परिवेश को कम करेगा तो क्या हो जाएगा, परिवेश को प्रभावित करेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निर्वात में ऐसा कुछ नहीं है जो इनके परिवेश को प्रभावित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो विद्युतशीलता है सबसे कम होती है, बल निर्वात में सबसे ज्यादा लगेगा। अब 7.13 इंटू 10⁻10 पानी की विद्युतशीलता क्या है, बड़ी है, बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम जैसे ग्लास के लिए लिखें एप्सिलॉन ग्लास के लिए, कांच के लिए अगर हम लिखें तो ये मान आता है 3.01 इंटू 10⁻11 कूलाम स्क्वायर अपॉन में क्या आता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आता है। तो ये वाला मान भी क्या है, इस मान के साथ अगर हम तुलना करें तो ये वाला मान क्या है, बड़ा ही है। ठीक है, मान बड़ा होगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो माध्यम की विद्युतशीलता हमें ये बताती है कि अगर हम माध्यम रख रहे हैं तो बल निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, या आप थोड़ा सा अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं एक बार सही पिला देता हूं पेन को। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम का एक गुण है जो अलाउ करेगा, अपने क्षेत्र को अलाउ करेगा कि आवेशों के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको क्या कर दे, कम कर दे। आवेशों के क्षेत्र को अगर कम करेगी तो बल अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया कम होगी। ठीक है, समझ रहे? आगे देखो, ये वाले मान आपको याद नहीं रखने हैं, केवल आपको निर्वात की विद्युतशीलता वाला जो मान है वो याद रखना है। ठीक है, वो काम में आएगा। अब देखो, ये जो एप्सिलॉन का मान है, यानी एप्सिलॉन एम का जो मान है, यानी माध्यम की जो विद्युतशीलता है, ये हमें याद नहीं रखनी है, हमें निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, जैसे हम ये कहते हैं ये क्या है, माध्यम की, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है। जैसे हम ये कहते हैं कि एप्सिलॉन एम का मान हमने कह दिया कितना है, 8 है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमने कह दिया कितना है, 2 है। ठीक है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का मान। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा कम रहना है, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या रहनी है, अलग अलग पदार्थ के लिए इससे सदैव क्या रहनी है, ज्यादा ही रहनी है। ठीक है, इससे सदैव क्या रहनी है, ज्यादा ही रहनी है। अब कितनी गुना ज्यादा है, आप बता सकते हो कितनी गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। कैसे बताएंगे हम कि 4 गुना ज्यादा है, कैसे पता चला हमें? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 8 में हम 2 का भाग देंगे तो 4 हमारे पास आएगा। तो हम ये बताएंगे 4 गुना एप्सिलॉन एम ज्यादा है किससे, एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है। तो हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं, हम एप्सिलॉन नॉट के साथ, यानी निर्वात की विद्युतशीलता के साथ तुलना करके बता रहे हैं कि एप्सिलॉन एम कितना गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। और कितना गुना ज्यादा हमें मिलेगा, वो जो मान हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाएगा, या जिसे हम क्या कह देंगे, पराविद्युतांक कह देंगे। ठीक है, तो एक राशि हमारे पास और आती है जिसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष। उस राशि को हम क्या कह देते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता कह दें। ठीक है, या फिर हम क्या कह देते हैं,
परावैद्युतांक कह देते हैं। ठीक है, तो परावैद्युतांक क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा 8/2, यानी क्या मान कितना आएगा 4, यानी एप्सिलॉन एम जो है एप्सिलॉन नोट की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो ये जो 4 वैल्यू होगी इससे ही हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहेंगे। निरपेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, यानी हम किसी के सापेक्ष बता रहे हैं। किसके सापेक्ष बता रहे हैं, एप्सिलॉन नोट के सापेक्ष बता रहे हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुना ज्यादा है। जितनी गुना ज्यादा होगी वो वैल्यू में वो वैल्यू किसको डिनोट करेगी या किसको रिप्रेजेंट करेगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता या किसको रिप्रेजेंट करेगी, परावैद्युतांक को। ठीक है, एक शब्द आप और पढ़ते हो परावैद्युत, ये अलग है। परावैद्युत का अर्थ होता है कुचालक, परावैद्युतांक का अर्थ होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताएगी कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है अलग अलग पदार्थ के लिए वो निर्वात की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, वो हमें कौन बताएगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को हम किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, एप्सिलॉन आर से हम डिनोट करेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा, हमारे पास ये सूत्र बना ना, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर क्या बन गया, एप्सिलॉन आर बन गया। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या होगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी या परावैद्युतांक होगा, जो हमें क्या बताएगा कि माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, और जितना गुना ज्यादा होगी बल उतना ही गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हम ये लिखें कि एप्सिलॉन एम हमने लिखा, एप्सिलॉन एम हमेशा ज्यादा रहना है किससे, एप्सिलॉन नोट से। ठीक है, एप्सिलॉन एम हमेशा ज्यादा रहना है किससे, एप्सिलॉन नोट से। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है एफ एम, ठीक है, वो हमेशा क्या लगेगा, कम लगेगा किसकी तुलना में, एफ नोट की तुलना में। समझ रहे, ठीक है, बल उतना ही गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एप्सिलॉन एम जितना गुना एप्सिलॉन नोट से ज्यादा है, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नोट से जितना गुना ज्यादा है उतना ही गुना बल क्या हो जाता है, उतना ही गुना बल निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर हम ये कहते हैं कि माध्यम की तुलना में बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक ये वाला सूत्र याद रखोगे। इस सूत्र को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, जैसे हम ये कह रहे हैं, हमने ये देखा है कि निर्वात में बल क्या लगता है, आवेशों के मध्य सबसे ज्यादा लगता है। अगर हम माध्यम रखते हैं तो बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, वो अभी हमने देखा, विद्युतशीलता के कारण कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम ये कहते हैं कि बल कितना कम हो जाता है, बल कितना कम हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, वो हमें कौन बताएगा, परावैद्युतांक बताएगा या निरपेक्ष विद्युतशीलता बताएगी। ठीक है, ऐसे ही निरपेक्ष विद्युतशीलता का एक सूत्र हम और बना सकते हैं कि निर्वात में बल सबसे ज्यादा लगता है, माध्यम में बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र अगर हम और बनाना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि निर्वात की तुलना में माध्यम में बल कितना गुना कम हो जाता है, निर्वात की तुलना में माध्यम में बल कितना गुना कम हो जाता है, वो राशि हमें कौन बताएगा, वो जो राशि कितना गुना कम हो जाता है, कितना गुना जो आएगा हमारे पास, यानी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो किसकी आएगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक की आएगी। यानी हम दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो ये कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर बताएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन एम अगर ज्यादा है तो यहाँ पे माध्यम में बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है वो हमें कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर बताएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि एप्सिलॉन एम के लिए हमने बल किससे दिखा दिया, एफ एम से दिखा दिया, और एप्सिलॉन नोट के लिए हमने बल किससे दिखा दिया, मान लो कि कैपिटल एफ से दिखा दिया, कैपिटल एफ नोट से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कई किताबों में एफ से दिखाया गया है, हम यहाँ पे चलो एफ नोट से दिखा दें। ठीक है, एफ नोट। अब देखो ये जो बल होगा एफ नोट ये ज्यादा होगा, एफ एम क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो जैसे हम ये लिख दें, जो एफ एम होगा
जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या हो, जैसे हम अभी हमने कहा था कि एप्सिलॉन एम 8 था, एप्सिलॉन नोट कितना था 2 था, तो एप्सिलॉन आर कितना 4, 4 गुना एप्सिलॉन एम बढ़ गया तो 4 गुना ही बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बल क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। कैसे दिखाएंगे उसको, एफ एम जो होगा वो एफ नोट की तुलना में 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एफ एम का जो मान है, जैसे हम एफ नोट का मान कहते हैं कि एफ नोट का मान कितना है 8 है, एफ एम का मान कितना आता है हमारे पास, मान लो कि 2 आता है। ठीक है, यानी माध्यम में अगर हम आवेशों को रख दें बल कितना आता है 2 आता है, तो कितना गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। वही हमें कौन बताएगा, ये 4 गुना कम हो गया। तो ये जो 4 गुना कम हुआ है वो क्या है, एप्सिलॉन आर का मान है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, एफ एम बराबर हम क्या लिखेंगे, एफ नोट अपॉन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखेंगे, या फिर एप्सिलॉन आर का सूत्र क्या बन जाएगा, एफ नोट अपॉन क्या बन जाएगा, एफ एम बन जाएगा। समझ रहे हैं, यानी विद्युतशीलता जो होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो ज्यादा है। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है कि निर्वात की तुलना में विद्युतशीलता कितनी गुना बड़ी है, कितनी गुना बड़ी है उतना ही गुना बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्वात की तुलना में माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुना ज्यादा है, एप्सिलॉन आर बताएगा हमें। माध्यम की तुलना, निर्वात की तुलना में कितना गुना बल कम हो गया, बल कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बढ़ेगा, एप्सिलॉन एम ज्यादा होगा बल कम हो जाएगा। ठीक है, बल कम हो जाएगा तो कितना गुना बल कम हो जाता है कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर बताएगा। जो अभी हमने देखा था कि 4 गुना बल क्या हो गया, कम हो गया। समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 सूत्र आ जाते हैं, इस सूत्र को हम यहाँ पे सिद्ध भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एफ नोट अपॉन एफ एम, यहाँ पे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए सिद्ध कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखो ये वाला जो सूत्र है, ये वाला जो सूत्र है, इससे हम एप्सिलॉन एम का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नोट तो यहाँ पे क्या रहना है, फिक्स रहना है। एप्सिलॉन नोट बराबर हम क्या लिखते हैं, 8.85 इंटू 10 की घात -12, और यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे एप्सिलॉन आर के मान हम याद रख सकते हैं, सरल से मान है। जैसे पानी के लिए, जैसे ये पानी के लिए कितना होता है, पानी का एप्सिलॉन आर जो होता है कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन एम कितना होगा, एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा, 80 इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट गुणा किसके साथ होगा, एप्सिलॉन आर के साथ। एप्सिलॉन आर अगर है हमारे पास तो हम एप्सिलॉन एम का मान आसानी से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नोट यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 8.85 इंटू 10 की घात -12 रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें, जैसे हम ये कहते हैं कि कांच के लिए कहते हैं, कांच के लिए मान होता है 5 से 10 के बीच में होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 किसका मान है, ये एप्सिलॉन आर का मान है। एप्सिलॉन आर का मान अगर 6 तो हम एप्सिलॉन एम निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन एम कितना होगा, 6 इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है किसकी, एप्सिलॉन आर की, वो हमें क्या बता रही है कि एप्सिलॉन एम का मान, यानी निर्वात माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, वो हमें कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर बताएगा। ठीक है, अब देखो अभी जो हमने सूत्र लिखा था, कि निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुना ज्यादा है, वो हमें कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर। और माध्यम में बल कितना कम हो जाता है निर्वात की तुलना में, वो भी हमें कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर ही बताएगा। ठीक है, तो सूत्र हमने अभी क्या लिखा था, हमने लिखा था एप्सिलॉन आर बराबर हमने लिखा था एफ नोट अपॉन एफ एम लिखा था। ठीक है, एफ नोट अपॉन एफ एम लिखा था। जैसे हमने लिखा था कि निर्वात में बल कितना है, 8 है, माध्यम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना गुना कम हुआ, 4 गुना कम हो गया। ठीक है, 4 गुना क्या हो गया, कम हो गया। तो वो हमें कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर बताएगा। ठीक है, अब ये वाला जो संबंध है इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो संबंध है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी हम लेते हैं r है।
जैसे हम एफ नोट लिखना चाहें, एफ नोट अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ नोट हम लिखेंगे के का हम सीधा मान यहाँ पे रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R²। ये निर्वात के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम निर्वात के लिए सूत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम निर्वात की विद्युतशीलता दिखाएंगे, और अगर हम क्या लिख रहे हैं, माध्यम के लिए इस सूत्र को अगर हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता दिखाएंगे। अब हमने कह दिया कि इन दोनों आवेशों को हमने क्या रख दिया, किसी माध्यम में रख दिया, जैसे मान लो पानी में रख दिया, ठीक है, दूसरा माध्यम आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, पानी में रख दिया। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ माध्यम के लिए बल हम लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे, ठीक है। बाकी वही है Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यानी आवेशों का परिमाण वही है, दूरी भी वही है, वो हमें चेंज नहीं करनी है, वो चेंज करेंगे तो बल चेंज हो जाएगा, वो हमें चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। अब हम अगर लिखें इस समीकरण में, अगर हम इसको हम 1 नंबर समीकरण कहते हैं, इसको हम 2 नंबर समीकरण कहते हैं, इसको हम लिखें एफ नोट अपॉन एफ एम, अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब बाकी जो मान होगा ये वाला Q1 Q2 अपॉन R², अपॉन में क्या होगा Q1 Q2 अपॉन में R², ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए एफ नोट अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, और एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के बराबर है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि निर्वात की तुलना में माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होगी, कितना गुना ज्यादा होगी वो हमें कौन बताएगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता बताएगी या पैरा विद्युतांक बताएगा। और दूसरी बात यह कि माध्यम में बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कितना गुना कम हो जाता है निर्वात की तुलना में, वो हमें कौन बताएगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता ही बताएगी, ठीक है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर हम कुछ न्यूमेरिकल करें, सूत्र हमारे पास क्या है, एफ नोट अपॉन एफ एम बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन आर, ठीक है। देखिए जैसे मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि दो आवेश है हमारे पास, एक Q1 आवेश है, एक दूसरा Q2 आवेश है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये निर्वात में रखे हुए हैं, और निर्वात में रखे हुए मान लो बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। अब इन्हीं आवेशों को हमने क्या कर दिया, किसी माध्यम में रख दिया, इन्हीं आवेशों को हमने क्या कर दिया, किसी माध्यम में रख दिया। तो माध्यम में रखने के बाद में हमने कह दिया कि बल कितना हो गया, F/8 हो गया, ठीक है, बल क्या हो गया, कम हो गया। तो निर्वात की विद्युतशीलता कितनी है, तो निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, एप्सिलॉन आर यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, तो हम निकाल सकते हैं निर्वात में बल बट्टे माध्यम में बल। तो हमारे पास एप्सिलॉन आर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ अपॉन में क्या होगा, F/8। तो एप्सिलॉन आर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। यानी बल जो होता है वो 8 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर हमेशा हमें क्या बताएगा कि निर्वात की तुलना में बल क्या हो जाता है, माध्यम में बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना गुना कम हुआ वो हमें कौन बताएगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता या फिर पराविद्युतांक बताएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि दो आवेश निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक है, दो आवेश निर्वात में रखे हुए हैं, उनके मध्य अगर हम कोई कांच की पट्टी रख दें, कांच की कोई पट्टी रख दें, तो कांच का कुछ ना कुछ क्या होगा, पराविद्युतांक होगा या निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि अब बल क्या हो जाएगा, आपको जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए जाए, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर हम ये कह दें कि अधिक हो जाएगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर मान लो कि चौथा ऑप्शन दे दिया जाए कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो बल क्या हो जाएगा, एक तो हम निर्वात में रख रहे थे, अब बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कांच की पट्टी रख रहे हैं तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे हम ये कहते हैं कि जो धातुएं होती हैं, यानी जो चालक होते हैं, या फिर जो धातुएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, सभी चालक ही होती हैं, ठीक है। अब धातुएं जो होती हैं, फिर जो चालक होते हैं, चालक के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो कितना होता है,
इन्फिनिटी होता है। एप्सिलॉन आर का मान चालक के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी, या फिर हम ये कह दें कि कितना होता है? अनंत होता है। तो आपसे पूछा जाए कि दो आवेशों के मध्य हम कोई तांबे की पट्टी रख दें। तांबा क्या है? धातु है, चालक है, ठीक है। अगर हम तांबे की पट्टी रख दें तो बल कितना हो जाएगा? निर्वात की तुलना में बल कितना हो जाएगा, या पहले की तुलना में बल कितना हो जाएगा, या अब बल कितना रहेगा? अगर हम तांबे की पट्टी रख दें तो बल कितना हो जाएगा, आप बता सकते हो, ठीक है। एफ नोट अपॉन एफ एम बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन आर होगा। हमें किसका मान चाहिए? एफ एम। यानी जब हम तांबा रख रहे हैं, तांबे की पट्टी रखने के बाद बल कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा? एफ एम बराबर हम क्या लिखेंगे? एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी। ये मान कितना बना? 0, ठीक है। तो एफ एम यानी बल अब कितना हो गया? कम होकर कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी है, तो बल कितना हो जाएगा? 0 आ जाता है, ठीक है। ये देखिए आपकी किताब का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि दो एक समान आवेशित गोले हैं और बराबर लंबाई की डोरियों से क्या किया गया? उनको लटकाया गया है, ठीक है। डोरियां परस्पर कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं? 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। जैसे हमने कहा कि दो डोरियां हैं हमारे पास, ठीक है, दो डोरियां हैं। इन डोरियों से इन गोलों को क्या किया गया है? लटकाया गया है, और दोनों एक समान आवेशित हैं। जैसे हमने कहा कि इसके पास अगर आवेश Q है तो इसके पास भी आवेश क्या होगा? Q होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों डोरियां हैं वो कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 30 डिग्री का, ठीक है। तो आधा आधा जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पे हम ये कहते हैं कि टोटल अगर 2 थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? थीटा होगा। और यहाँ पे 2 थीटा का मान कितना है? 30 है, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है? 15 है, ठीक है। यानी ये थीटा कितना है? 15 है। टोटल कोण कितना है? 30 है। आधा आधा कितना हो जाएगा? थीटा थीटा यानी 15 हो जाएगा। अब क्या किया गया? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो गोले हैं एक दूसरे से संतुलित हैं। संतुलित क्यों है? क्योंकि इन पर संतुलित बल कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए, इस डोरी में तनाव ऊपर की तरफ, ठीक है, कितना? कैपिटल टी, यानी वस्तु से सदैव क्या होता है? दूर की तरफ। इस गोले का जो भार है वो mg किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये वाला जो गोला है, इस गोले के कारण क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा है। यानी ये गोला इस गोले को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। किस तरफ? इस तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। कितने बल से? अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, तो कितने बल से ये प्रतिकर्षित कर रहा है? तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? F का जो मान होगा कितना हो जाएगा? KQ² अपॉन में क्या आ जाएगा? R²। इतने बल से ये क्या हो रहा है? गोला, ये वाला गोला इस गोले के कारण क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो तनाव है, ये तनाव किसी कोण पर है, ठीक है। कोण पर है तो हम इसके दो घटक बनाएंगे। एक तो घटक ये ऊपर वाला बनेगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक तो घटक ये ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोण थीटा, तो यहाँ पे भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। और थीटा के साथ वाला जो घटक होता है, ये तनाव की दिशा है। थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो क्या होता है? टी कोस थीटा। और लंबवत जो घटक होता है वो क्या होता है? टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बल लग रहे हैं। इन 4 बलों के कारण गोले इतनी दूरी पे आ गए, अब लगातार वहीं पे हैं, यानी संतुलित अवस्था में है, ठीक है। और संतुलित अवस्था में तो यहाँ पे 4 बल काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत और बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो टी साइन थीटा है, यानी टी साइन थीटा जो है वो बराबर किसके? KQ² अपॉन R² के, ठीक है। KQ² अपॉन R² के। के का यहाँ पे अगर हम मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहले निर्वात में रखेंगे, बाद में हम किसी द्रव्यमान में रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q² अपॉन में क्या होगा? R², ठीक है। और टी कोस थीटा जो होगा, टी कोस थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ कौन सा बल है? तो टी कोस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि इस गोले का जो घनत्व है वो हम किससे दिखा दें? सिग्मा से दिखा दें, ठीक है। इस गोले का जो घनत्व हम सिग्मा से दिखा दें। हमें m दिया हुआ नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है? गोले के पदार्थ का घनत्व तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें m नहीं दिया होता। m हम निकाल सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं गोले का आयतन कितना है? कैपिटल V है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा? रो V हो जाएगा, ठीक है। घनत्व द्रव्यमान बराबर क्या होता है? स्मॉल m बट्टे क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है?
स्मॉल डी से दिखा दें, रो से दिखा दें, सिग्मा से दिखा दें, तो डी बराबर हम क्या लिखते हैं, एम बट्टे वी, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन लिखते हैं। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। ठीक है, ये रो वी अगर हम यहाँ पे रख दें तो हम क्या लिखेंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट। यहाँ तक का ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है, परस्पर ये कितने डिग्री के कोण पे हैं, 30 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, ये इतना आपने देख लिया। अब आगे देखो, अब इसी समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं 1 नंबर समीकरण। इस समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, टी कोस थीटा बराबर एम की जगह हम क्या लिखते हैं, ये सिग्मा और यहाँ पे v और यहाँ पे g। ठीक है, इस समीकरण को हम कहते हैं 2 नंबर समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 में अगर हम 2 का भाग देते हैं, 1 में अगर हम 2 का भाग दें तो हम क्या लिखेंगे, t साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, t कोस थीटा बराबर ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, सिग्मा वी जी लिखा जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा बराबर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा टेन थीटा, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम क्या करते हैं, जैसे आगे क्या लिखा है कि जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में इन गोलों को लटकाया जाए। ठीक है, द्रव में लटकाने के बाद में क्या होगा, एक तो इस गोले का भार कम हो जाएगा। भार कम क्यों हो जाएगा, इस गोले का भार इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगेगा, वो बल भार को क्या कर देगा, कुछ कम कर देगा। ठीक है, एक ये जो कुलाम वाला जो बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी माध्यम में रख रहे हैं, यानी द्रव में अगर हम डुबो रहे हैं तो 2 आवेशों के मध्य क्या आ गया, कोई माध्यम आ गया। अगर माध्यम में रख रहे हैं तो माध्यम में रख रहे हैं तो विद्युतशीलता के कारण क्या हो जाता है, बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम द्रव में डुबो दें तो प्रभावित कौन कौन होता है, प्रभावित कौन कौन होगा, एक तो बल प्रभावित होगा, बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और तनाव भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तनाव चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी बल अगर चेंज हो रहे हैं तो उतना ही कोण रखने के लिए तनाव भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि अगर इन्हीं गोलों को हम किस में रखते हैं, इन्हीं गोलों को हम किस में रखते हैं, द्रव में रख देते हैं। इन्हीं गोलों को अगर हम द्रव में रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, ये टी डैश बदल जाएगा। ठीक है, और ये एफ बदल जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश से कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा टी डैश साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, इसको हम किससे दिखा दें, उत्प्लावन बल को हम दिखा दें यू से, ये टी डैश कोस थीटा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ 2 बल लग रहे हैं और नीचे की तरफ एम जी 1 लग रहा है। अब इसको अगर हम लिखें, यानी द्रव में डुबोने के बाद में जो अवस्था हमें मिली है, द्रव में डुबोने के बाद में जो अवस्था हमें मिली है, इसको हम कैसे दिखाएं, देखिए यही समीकरण हम दोबारा लिख रहे हैं। देखिए टी डैश साइन थीटा उस तरफ, टी डैश साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये जो बल होगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, यानी निर्वात की विद्युतशीलता आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टी डैश कोस थीटा, टी डैश कोस थीटा के साथ में उत्प्लावन बल और है साथ में ऊपर की तरफ, यू से डिनोट कर रहे हैं, बराबर क्या होगा, एम जी। ठीक है, अब देखिए उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन बल जो होता है, जैसे हम ये कहते हैं एम की जगह तो हम क्या रखेंगे, वही मान रखेंगे, टी डैश कोस थीटा प्लस, या इसको हम ऐसे लिखते हैं बराबर एम का मान पहले जो था हमारे पास कितना, सिग्मा वी जी। ठीक है, माइनस यू उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ। ठीक है, इस उत्प्लावन बल के कारण इसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उत्प्लावन बल का जो सूत्र होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि ये द्रव है, इस द्रव में वो गोले डुबोए गए थे और द्रव का घनत्व हम कहते हैं कितना है, रो है। ठीक है, द्रव का जो घनत्व है वो रो है,
तो उत्प्लावन बल का जो सूत्र होगा वो क्या लिखा जाता है, रो वी जी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो होता है किसका घनत्व होता है, द्रव्य का घनत्व होता है, गोले का घनत्व नहीं है। गोले का घनत्व हम तो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी डैश कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये सिग्मा वी जी माइनस यू का मान कितना, रो वी जी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें बदलाव हम क्या करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। सिग्मा किसका घनत्व है, गोले का। रो किसका घनत्व है, रो किसका घनत्व है, द्रव्य का। ठीक है, आगे देखिए, टी डैश कोस थीटा बराबर क्या आ गया, रो वी जी माइनस रो सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो समीकरण है इसको हम कहते हैं, ये वाला जो समीकरण है इसको हम कहते हैं 3, ये बनाना, इसको हम कहते हैं 4 नंबर, और ये वाला जो समीकरण बनेगा इसको हम कहते हैं 5 नंबर समीकरण। ठीक है, अब ये जो घनत्व है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाले जो घनत्व है वो देखना है। एक तो ये वाला जो होगा ये तो किसका मान है, सिग्मा का, और ये वाला मान किसका है, रो का। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लें अलग से, देखिए, यानी रो का जो मान था, रो का जो मान था वो कितना था 0.8, और सिग्मा का जो मान था वो कितना था 1.6। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको हमने 5 कह दिया। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए समीकरण 4 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो क्या बनेगा, टी डैश साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, टी डैश कोस थीटा, टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और यहाँ पे होगा क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, टी डैश कोस थीटा, यानी ये सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी लिखा जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, टी डैश से टी डैश कैंसिल हुआ, ये बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, और इस एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट अपॉन में हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम अपॉन हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट लिखते हैं। तो एप्सिलॉन एम की जगह हम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, और ये लिखा जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब हमें टेन थीटा के 2 मान मिले। एक तो समीकरण हमारे पास कौन सा था, 3 नंबर था, वो भी टेन थीटा का मान था, और समीकरण जो 6 है वो भी किसका मान है, टेन थीटा का मान है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए समीकरण 3 और 6 से अगर हम लिखे हैं, जिससे समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 में 6 से हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 जो था वो भी टेन थीटा का मान था, उसमें क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था सिग्मा वी जी था। ठीक है, 3 नंबर जो समीकरण था बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये समीकरण 6 लिखे ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन में होगा आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कैंसिल क्या क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए ये जो समीकरण है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला जो समीकरण है इसमें इसको मैं ऐसे लिख देंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वी जी, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/, एप्सिलॉन आर नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला मैं मिटा रहा हूँ, देखिए
अब इन दोनों में से VG बाहर आ जाएगा और VG इस तरफ है ही, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/1 सिग्मा VG बराबर 1/εr। VG को हम बाहर ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा माइनस रो आ जाएगा, ठीक है। अब VG से VG कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा 1/सिग्मा बराबर 1/εr और यहाँ पे सिग्मा माइनस रो बचा, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे सरल करें, हमें किसका मान चाहिए है? एप्सिलॉन आर का। हमें पराविद्युतांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर बराबर हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो मान है ये इसके बट्टे में आ जाएगा, सिग्मा ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन हम क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम सरल करते हैं, तो ये दोनों मान रख दें, रो और सिग्मा का। रो यहाँ पे किसका मान है, रो यहाँ पे जो तरल था या जो द्रव्य था जिसमें हमने गोलों को डुबाया था उसका घनत्व है, और सिग्मा यहाँ पे किसका घनत्व है, सिग्मा जो है किसका घनत्व है, सिग्मा जो गोला था, जो धातु का बना हुआ गोला था उसका घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा का मान कितना 1.6 अपॉन सिग्मा फिर से 1.6 माइनस रो का मान कितना 0.8। तो ये मान कितना आ जाता है, देखिए ये आ जाता है 1.6 अपॉन ये कितना बचा 0.8 बचा ना, ठीक है। ये 0.8 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का जो मान आता है वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कूलॉम के नियम से आपकी बुक में 2 क्वेश्चन और बचे हुए थे, वो क्वेश्चन मैं इस टॉपिक के साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक विद्युत आवेश कैपिटल Q को हमने 2 भागों में बांटा। इसका ये अर्थ हुआ कि कैपिटल Q जो है किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है, ठीक है। यानी दोनों आवेशों का योग किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर है, ठीक है। इन दोनों आवेशों कितनी दूरी पे रखा गया है, स्मॉल r दूरी पे रखा गया है, ठीक है। अगर इससे हम Q2 निकालना चाहें तो Q2 कितना आ जाता है, Q2 बराबर आ जाता है कैपिटल Q माइनस क्या आ जाता है, Q1 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बल का सूत्र लिखें कि दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, यानी Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों के बीच में कौन सा बल लगना है, प्रतिकर्षण बल कितना होगा, कैसे बताएंगे हम ये लिखेंगे कैपिटल F बराबर हम क्या लिख देंगे K, ठीक है। K और Q1 का मान यहाँ पे Q1 और Q2 का मान कितना, यहाँ पे कैपिटल Q माइनस Q1 लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा r², ठीक है। अब इसमें देखो कि हमें क्या करना है कि F का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। तो अवकलन में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो, 11वीं क्लास में पहला जो चैप्टर है शायद दूसरा होगा गणितीय संक्रिया वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा अवकलन के अनुप्रयोग में कि किसी राशि का अवकलन वो राशि जिस राशि के सापेक्ष चेंज हो रही है, यानी वो राशि जैसे हम ये कहते हैं कि x जो है वो y के साथ चेंज हो रहा है, x y के साथ अगर बदल रहा है तो x का अवकलन y के सापेक्ष जो होगा उसका मान अगर 0 आता है, उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो कौन है, कैपिटल F है, x की जो कौन है, कैपिटल F है, और y की जो देखिए कौन है, यहाँ पे r चेंज नहीं होना है, r नहीं बदलेगा, कैपिटल Q उतना ही रहना है। जैसे हम ये कहते हैं कि कैपिटल Q अगर 8 है, तो पहले हम Q1 बनाएंगे, जैसे हम Q1 हमने कह दिया कितना है, 4 है, ठीक है। Q1 4 है तो Q2 कितना होगा, 4 होगा। अगर हम Q1 का मान चेंज करके हम कितना करते हैं, 6 करते हैं, तो Q2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बदल क्या रहे हैं, यहाँ पे Q1 बदल रहे हैं, ये कैपिटल Q उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, Q1 हम बदल रहे हैं, Q1 बदलने से Q2 बदल गया, और Q1 Q2 अगर दोनों बदल गए तो F बदल जाएगा, ठीक है। तो F किसके साथ बदल रहा है, Q1 के साथ बदल रहा है। Q1 में अगर हम बदलाव करते हैं तो Q2 में भी बदलाव हो जाएगा, Q1 और Q2 दोनों में अगर बदलाव आ जाता है तो कैपिटल F भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, कैपिटल F, और y का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, Q1 कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि f का जो अवकलन है किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, उसका मान अगर 0 हो तो f का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि df अपॉन
dq1 बराबर किसके, 0 के। अब f का मान हम यहाँ पे रखें, f का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, q1 के सापेक्ष। तो इसको हम ऐसे लिखें d, f की जगह क्या है k, और यहाँ पे होगा q1 और यहाँ पे होगा q माइनस q1 अपॉन में क्या होगा r स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी, इतनी जो वैल्यू होगी इसका तो क्या होगा अवकलन होगा, और बट्टे में क्या होगा dq1 होगा, और ये बराबर किसके, 0 के। ठीक है, ये बराबर 0 के। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या कांस्टेंट कौन है, k है, r स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लें, तो इसको हम ऐसे लिख दें, देखिए इसको हम ऐसे लिख दें k अपॉन r स्क्वायर, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर क्या होगा, यहाँ पे d अपॉन dq1। ठीक है, अवकलन किसका, q1 इंटू q, तो यहाँ पे आ जाएगा अवकलन किसका, q1 इंटू q। ठीक है, माइनस d अपॉन dq1 अवकलन किसका, q1 इंटू q, q1 इंटू q1, यानी ये क्या बन जाएगा, q1 का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में क्या, 0। ठीक है, इस राशि को अगर हम उस तरफ भेजते हैं, इस राशि को अगर हम उस तरफ भेजते हैं तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका हम अवकलन करते हैं तो q1 का q1 के सापेक्ष 1 बचा, क्या यहाँ पे कांस्टेंट कौन बचा, कैपिटल Q यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कौन बचा, Q, और माइनस अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है 2q1 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ये इस राशि को हम उस तरफ भेज चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी q1 की, ये हम लिखेंगे 2q1 बराबर कैपिटल Q, या q1 बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल Q बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त होती है कि q1 का मान कितना होना चाहिए, q बाई 2 होना चाहिए। अगर q1 q बाई 2 है तो q2 कितना होगा, q2 कितना हो जाएगा, q2 हो जाएगा q बाई 2 ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल आवेश कितना है, कैपिटल Q है, टोटल कैपिटल Q है। तो q1 अगर q बाई 2 है, q2 कितना होगा, q बाई 2 होगा, यानी दोनों आवेश आधे आधे होंगे, तब उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो होगा वो अधिकतम लगेगा। ठीक है, अगर उनसे हटकर वैल्यू है तो प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या बदल जाएगा, सॉरी बदल जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, दोनों आवेशों के पास आवेश क्या होना चाहिए, जो टोटल है उसका क्या होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेश है q1 और q2, उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। इन आवेशों का योग कितना दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम। जैसे हम ये कहते हैं कि दो आवेश हमारे पास कौन कौन से, q1 आवेश है और दूसरा कौन सा है, q2 आवेश है, और इन दोनों के मध्य एक दूरी कितनी दे रखी है, 3 मीटर। और दोनों आवेशों का जो योग है यानी q1 प्लस q2 कितना है, 20 माइक्रोकूलम है। ठीक है, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से क्या करे, प्रतिकर्षित करे, यानी बल का जो मान है कैपिटल F कितना है, 0.075 न्यूटन है। तो दोनों आवेशों का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, यानी q1 और q2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए q1 और q2 हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं, हमें दोनों बलों का दोनों आवेशों का योग हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम कैसे ज्ञात करें, देखिए अगर हम कैपिटल F का सूत्र लिखना चाहें तो कैपिटल F का हम सूत्र क्या लिखेंगे, कैपिटल F बराबर हम लिखेंगे कैपिटल F बराबर हम लिख देंगे k, और यहाँ पे होगा q1, यहाँ पे होगा q2 अपॉन में क्या होगा r स्क्वायर। ठीक है, k का मान फिक्स है कितना, 9 × 10⁹ 9। तो इसको अगर हम सरल करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f का मान यहाँ पे कितना है, 0.075। देखो हम इसमें करेंगे क्या कि q1 प्लस q2 तो है हमारे पास, q1 प्लस q2 है। ठीक है, q1 प्लस q2 है, एक हम समीकरण बनाएंगे उससे हमारे पास q1 माइनस q2 आ जाएगा। ठीक है, एक समीकरण हम ऐसा बनाएंगे कि हमारे पास q1 माइनस q2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, जैसे q1 प्लस q2 हमारे पास कुछ ना कुछ मान है 20 है, अब q1 माइनस q2 हमारे पास कुछ ना कुछ मान आएगा, तो अब ये दो समीकरण बन जाएंगे। इनसे हम क्या कर सकते हैं, पहले एक राशि का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरी राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम समीकरण बनाना चाहते हैं q1 माइनस q2 का, q1 प्लस q2 बराबर 20 हमारे पास पहले से है। ठीक है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखिए तो हमने क्या रखा, f का मान रखा बराबर हम रखेंगे 9 × 10⁹ k का मान हमने रखा, और यहाँ पे q1 q2 अपॉन में कितना है, r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये बना 9। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सरल करें आगे तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब q1 × q2 का जो मान बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसको अगर हम सरल करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75 बट्टे ये कितने हो गए, 1000 यानी 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 और बराबर में ये बना 10⁻9 q1
Q2, ठीक है। अब Q1 Q2 जो बनेगा, Q1 इंटू Q2 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 75, और ये बना बट्टे में 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और ये टोटल पावर हो गई यहाँ पे 10 की पावर 12, ये बनी 10 की पावर 12, या इसको मैं से लिखते हैं ये बना 75 इंटू 10 की पावर कितना बना -12, ठीक है। 75 इंटू 10 की पावर -12 बना, ये हमारे पास आ जाता है Q1 और Q2। इसको हम ये कहते हैं कि ये 1 नंबर समीकरण है और इसको हम 2 नंबर समीकरण कहते हैं। आगे देखो हम इसको कैसे सरल करते हैं। क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ। हमें Q1 और Q2 दोनों के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सरल करने के लिए हम एक अलग से समीकरण बनाएंगे। जैसे हम ये लिखते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। A माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो ये लिखेंगे Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर और -2 Q1 Q2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है Q1 प्लस Q2 और Q1 Q2, इन वैल्यू को हम काम लेंगे किसके लिए, Q1 माइनस Q2 याद करने के लिए काम में लेंगे, ठीक है। तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर -2 Q1 Q2। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जोड़ रहे हैं एक तो 2 Q1 Q2 और एक बार घटा रहे हैं 2 Q1 Q2, समीकरण वही, ठीक है। समीकरण हमारे पास वही बन रही है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, ये क्या बन जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बचा क्या यहाँ पे -4 Q1 Q2 बचा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो है Q1 प्लस Q2 और Q1 इंटू Q2, ये दोनों वैल्यू है हमारे पास। इनका उपयोग करके हम क्या याद कर लेंगे, Q1 माइनस Q2 याद कर लेंगे। और Q1 माइनस Q2 अगर हमारे पास आ जाता है और ये वाला समीकरण है तो दोनों समीकरणों को हल करके हम Q1 और Q2 का मान याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 कितना है 20 है, तो इसको हम ऐसे लिखें 20 का स्क्वायर -4, ये मान कितना है इंटू में क्या आ जाएगा 75 इंटू में कितना 10 की घात -12, ठीक है। 4 इंटू 75 इंटू 10 की घात -12। देखिए आगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया 20 का स्क्वायर, और 20 यहाँ पे क्या था, किसमें था, माइक्रो में था ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 माइक्रो गुलाम था, तो माइक्रो अगर हम हटाते हैं 10 की घात कितनी लगा देंगे -6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो मान होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 कितना है 20 माइक्रो गुलाम है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ना 20 का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 20 इंटू 10 की घात -6 का स्क्वायर लिख दें, और यहाँ पे माइनस, समझ रहे हैं। यानी ये कितना था 20 माइक्रो गुलाम था, माइक्रो हटाएंगे 10 की घात -6। अब Q1 माइनस Q2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर लिख रहा है एक बार, ये कितना आ जाएगा 20, ये 400, तो ये 400 इंटू 10 की घात कितना बना -12, और ये बना 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 ये बना 300, 300 इंटू 10 की घात -12, ठीक है। अगर हम इसको आगे सरल करें तो हमें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, ये 400 माइनस 300, 100 इंटू 10 की घात -12 बचा, ठीक है। 100 इंटू 10 की घात -12 बचा अभी। अब हम इसका रूट निकाल लेंगे, ये बना Q1 माइनस Q2, स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट 100 इंटू 10 की घात -12, 100 का रूट यहाँ पे निकल के आता है 10, और 10 की घात -12 का रूट निकल के आता है 10 की घात -6, ठीक है। तो 10 की घात -6 गुलाम आ जाता है, या फिर हम इसको 10 माइक्रो गुलाम कह सकते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण बन गए। एक तो हमारे पास क्या था, एक तो था Q1 प्लस Q2 बराबर कितना था 20 माइक्रो गुलाम था, ठीक है। और ये कितना बना, ये बना 10 माइक्रो गुलाम बना, ठीक है। यानी Q1 माइनस Q2 कितना बना 10 माइक्रो गुलाम बना, ठीक है। अब हम इसको सरल कर सकते हैं। देखिए हम इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, एक बार जैसे Q1 का अगर मान निकालना चाहते हैं दोनों समीकरणों को हम ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो ये मान तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2Q1 बराबर ये हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 माइक्रो गुलाम, ठीक है। Q1 का मान हमें चाहिए तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा 30/2, यानी कितना आ जाएगा 15 माइक्रो गुलाम आ जाएगा, ठीक है। Q1 अगर 15 है तो Q2 कितना हो जाएगा, Q1 15 उस तरफ जाएंगे तो Q2 कितना आ जाएगा 5 माइक्रो
कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 और Q2 के मान हम इससे निकाल सकते हैं। Q1 का मान तो कितना आ जाता है 15 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान कितना आ जाता है 5 माइक्रो कूलाम में आ जाता है। ठीक है।